आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन अंडर फेमा। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी जो भारत में फेमा का एक्ट चल रहा है वो 1999 1999, ये 1999 में फेमा एक्ट पास हुआ था। उस उसके अंतर्गत जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन दिया हुआ है उसकी बात हम करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन अंडर इनकम टैक्स और अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट डिफरेंट है। तो आज जो हम बात करेंगे वो रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा की बात करेंगे। नोट इनकम टैक्स वाले दूसरे दिन बात करेंगे। तो जो फेमा में रेजिडेंशियल स्टेटस है किसी भी इंडिविजुअल का, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, सिटीजनशिप जो नागरिकता होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों में डिफरेंस होता है। कोई आदमी इंडियन सिटीजन है तो वो जरूरी नहीं है कि रेजिडेंट इन इंडिया भी होगा। और कोई आदमी अगर यूएसए का सिटीजनशिप है तो वो हो सकता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस उसका इंडियन हो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिपेंड करता है स्टे कि वो इंडिया में कितने दिन स्टे किया है पिछले साल। तो उसका डेट नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया पे बेस होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। और सिटीजनशिप जो होता है वो बेस होता है प्लेस ऑफ बर्थ और पेरेंट्स के स्टेटस पे, कि पेरेंट अगर इंडियन है तो उसका जो बच्चा है वो भी इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों दो डिफरेंट अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये 1999 में इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था। उसके अंतर्गत जो रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिफरेंट होता है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट डिफरेंट होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी आदमी के सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो जरूरी नहीं है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया भी हो। रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, जबकि सिटीजनशिप डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ के हैं। अगर पेरेंट्स दोनों इंडियन है तो उसका जो बच्चा चाहे यूएसए में ही पैदा हो लेकिन उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो आज हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे वो फेमा के परस्पेक्टिव, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के परस्पेक्टिव से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फेमा जी, क्योंकि आप सुनते हैं कि ईडी का रेड हुआ, ये सारा डिपेंड करता है इसी रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो ये देखिए, पर्सन जैसे कि ये कोई इंडिविजुअल है तो वो पर्सन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ये कैसे डिपेंड होता है। तो कैसे कैसे निर्धारित होता है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कोई भी आदमी पिछले साल में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे। जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 चल रहा है
तो पिछला फाइनेंशियल ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक कोई आदमी अगर 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रहा है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, चाहे वो जैसे कि कोई यूएसए का आदमी है, लेकिन 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। लेकिन उसकी नागरिकता भारत में नहीं है, लेकिन फेमा के लिए उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। कोई आदमी अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए या वोकेशन के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए भारत में आया है इस साल, तो उसको भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। तो 4 कंडीशंस है कि 182 दिन से ज्यादा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई आदमी रहा है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या न हो, उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। अगर कोई आदमी अभी जैसे अप्रैल में कोई आदमी आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, या वो आया और उसके दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीजा से ये पता नहीं लग रहा कि ये कब लौट के जाएगा, अनसर्टेन पीरियड के लिए उसको इंडिया में रहना है, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। अब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है? अगर कोई आदमी चाहे वो भारत, जैसे कि कोई भारत, मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर है और वो 22-23 में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 180 दिन सिर्फ रहा है, तो 182 से कम रहा है, तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे, लेकिन वो है भारतीय नागरिक, लेकिन फेमा के लिए वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। वैसे ही कोई मान लीजिए यूएसए का नागरिक है और वो इंडिया में आके 182 दिन से ज्यादा रहा है पिछले साल, तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। सेम वे जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात, तो यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भारत का नागरिक है, राम श्याम कोई, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, या बिजनेस या वोकेशन के लिए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर भारत को छोड़ के अभी जा रहा है या चला गया है, तो उसको अगर वो चला गया तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। तो ये इंडिविजुअल का है। अगर कोई आदमी 182 दिन या से ज्यादा अगर भारत में पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहा हो, या वो इंडिया में आके रह रहा हो एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस या वोकेशन के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। अगर कोई इंडियन नागरिक ही हो लेकिन वो 182 दिन से कम रहा हो इंडिया में, या एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश गया हो, या बिजनेस वोकेशन के लिए गया हो, या अनसर्टेन पीरियड के लिए चला गया हो, तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। इसको शॉर्टकट में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को पीआरआई बोलते हैं, और इस पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को पीआरओआई बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, राम सीता गीता इसकी बात कर रहे हैं। अब हम कंपनी की बात करते हैं कि किस कंपनी को पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे और किस कंपनी को पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। कोई कंपनी अगर बाहर में रजिस्टर्ड है, विदेश में, तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। कोई कंपनी मान लीजिए गूगल इंक है, वो विदेश में रजिस्टर्ड है तो वो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। कोई ऑफिस किसी कंपनी का ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी है और वो इंडिया में है, और उसकी ओन्ड और कंट्रोल, ओन्ड मतलब कि उसके मालिकाना हक, कंट्रोल मतलब कि या तो नियंत्रित किया जा रहा है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से, भला ही वो इंडिया में है, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। कोई ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इंडिया में है और ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पीआरओ है, तो भी उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही मानेंगे। कोई ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इंडिया से बाहर है लेकिन उसमें मालिकाना हक या नियंत्रित, ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय पीआरआई है, अगर पीआरआई का कोई ब्रांच ऑफिस और एजेंसी बाहर है, तो भी उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। मतलब कोई ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी अगर इंडिया में है और ओन्ड और कंट्रोल पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो भी वो पीआरआई माना जाएगा। और अगर कोई एजेंसी, ब्रांच और ऑफिसेस विदेश में है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड, जैसे कि मान लीजिए कोई टाटा मोटर्स का कोई ब्रांच या एजेंसी या ऑफिसेस विदेश में है, आउटसाइड इंडिया, तो टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है,
तो इंडिया में रजिस्टर्ड तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हुआ, और उसकी कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है तो ऑब्वियसली है कि या तो वो उसकी मालिकाना हक पीआरआई के पास है, मतलब कि टाटा मोटर्स के पास है, और कंट्रोल भी हो रहा है पर्सन पीआरआई टाटा मोटर्स के द्वारा, तो उसको भी पीआरआई ही मानेंगे। अब लेकिन अब कोई कंपनी है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, वो विदेश में रजिस्टर्ड है, वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा, उसका कोई ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इंडिया में है, तो उसको कंट्रोल कर रहा है वो एबीसी लिमिटेड विदेश से, तो इन इंडिया है लेकिन ओन्ड एंड कंट्रोल पे पीआरओ है। पीआरओ में क्योंकि एबीसी लिमिटेड बाहर में रजिस्टर्ड है तो पीआरओ है, तो ओन्ड एंड कंट्रोल पे पीआरओआई से है, तो उसको भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। और कोई पर्सन अगर और एक रेजिडुअल क्लॉज है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। तो पर्सन इंडिविजुअल के केस में 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा कोई रहा हो इंडिया में, या कोई इंप्लॉयमेंट या बिजनेस वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में आया हो तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। अगर कोई आदमी चाहे वो इंडियन नागरिक ही क्यों ना हो, वो 182 दिन या उससे कम इंडिया में रहा हो पिछले साल, या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर भारत से गया है तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। कंपनी के केस में अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है इंडिया में तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। कोई ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में है और ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, पीआरओआई है, तो वो उसको भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। और अगर कोई ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया है लेकिन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पीआरआई है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसको भी पीआरआई मानेंगे। तो पीआरआई में कोई कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है या कोई ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में है और ओन्ड एंड कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो भी वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। कोई एजेंसी ब्रांच ऑफिस ब्रांच और एजेंसी बाहर में है, विदेश में है, लेकिन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय पीआरआई है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो भी उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही मानेंगे। और अगर कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। और अगर कोई डिटरमिन नहीं हो रहा है तो उस अगर ए पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर रेजिडेंट इन इंडिया में फॉल नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस है। अब इसको हम एक समरी करते हैं कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ये वाला केस, अगर वो सिटीजन इंडिया का सिटीजन भी है लेकिन वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, मतलब कि वो इंडिया में पिछले साल 182 दिन से कम रहा है, या एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए चला गया है, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसको एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो सिटीजन भी है भारत का लेकिन वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसको एनआरआई बोलते हैं। तो एनआरआई जो होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस के लिए होता है, राम सीता गीता के लिए। नॉट सिटीजन है और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। तो ये हमारा नॉन एनआरआई समझ गए। एनआरआई का मतलब कि सिटीजन इंडियन है लेकिन वो पिछले साल में 182 दिन से कम रहा है इंडिया में, या एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड के लिए चला गया है तो उसको एनआरआई बोलते हैं। अब देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने बहुत सारा सुना होगा कि एनआरई अकाउंट होता है, एफसीएनआर अकाउंट होता है, एनआरओ अकाउंट होता है, स्पेशल 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 नॉन रेजिडेंट रुपीज अकाउंट होता है। तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो इस चारों अकाउंट में से ही कोई अकाउंट खोल सकते। जैसे इंडियन होता है तो इंडियन के पास समझते हैं जो इंडिया में जो अकाउंट खोलते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, या आरडी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट। लेकिन जब कोई आदमी फ्रिक्वेंटली बाहर जा रहा है या आ रहा है तो जब दो कंट्री में वो रह रहा है तो दो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, एक फॉरेन करेंसी होगा और एक इंडियन करेंसी रुपीज होगा। तो
इस चीज को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली जा रहा है तो उसमें आरबीआई का एक रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन। इस रेगुलेशन के अंतर्गत पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ये 4 अकाउंट में से ही कोई अकाउंट होल्ड कर सकता है। पहला अकाउंट है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट स्कीम, एनआरई अकाउंट। दूसरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम, एफसीएनआर बैंक अकाउंट। और तीसरा है एनआरओ अकाउंट, इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट स्कीम। और फोर्थ है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपीज अकाउंट, एसएनआरआर अकाउंट। ये अकाउंट जो होगा वो नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास ही हो सकता है, ये वाला अकाउंट। ये नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास एफसीएनआर हो सकता है। ये एनआरओ अकाउंट जो है ये हो सकता है एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जैसे कंपनी के पास भी ये एनआरओ अकाउंट हो सकता है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है एनआरआई, वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास ये एफसीएनआर अकाउंट हो सकता है, और नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास ये एनआरई अकाउंट हो सकता है। लेकिन अगर एनआरआई नहीं है, कंपनी है, तो उसके पास एनआरओ अकाउंट हो सकता है। अब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और उसका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में है, तो उसके पास एसएनआरआर अकाउंट हो सकता है। तो ये 4 अकाउंट है जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में खोल सकता है। पहला एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास ही होगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब ये हुआ कि सिटीजन इंडिया का है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। एफसीएनआर अकाउंट किसके पास होगा? वो भी इंडियन सिटीजन होगा और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो इस दोनों अकाउंट में से कोई अकाउंट इसके पास हो सकता है। और ये जो अकाउंट है एनआरओ अकाउंट, ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के पास होगा। तो ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो कि सिटीजन नहीं होगा तो उसके पास एनआरओ अकाउंट होगा। और एसएनआरआर अकाउंट होगा जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जिसका हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया है, एसएनआरआर अकाउंट होगा। अब हम बात करते हैं कि ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के पास ये चारों अकाउंट अगर आप सुनने में आएगा आपको, जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो आप सुनते होंगे कि एनआरई अकाउंट खुलाया है या एनआरओ अकाउंट खुलवाया है। तो जैसे कोई दुबई चला जाता है कमाने के लिए, तो उसके पास इसमें से कोई अकाउंट होगा, एनआरई अकाउंट, क्योंकि वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, तो उसके पास एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट होगा, या एफसीएनआर अकाउंट या एसएनआर अकाउंट होगा, अगर कोई दुबई सिंगापुर इसके लिए कमाने के लिए जाता है तो। अब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो उसके पास कौन कौन सा अकाउंट हो सकता है? उसके पास EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट हो सकता है। RFC रेजिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट हो सकता है। RFCD अकाउंट रेजिडेंशियल फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, और डायमंड डॉलर अकाउंट हो सकता है। ये चारों अकाउंट अगर आपको सुनने में आए तो ये समझिए कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की बात हो रही है। और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वो परमिशन है, जैसे कोई बैंक है, इंडियन बैंक, वो भी अकाउंट ऑफ बैंक, वो भी अपना बैंक, अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट विदेश में खोल सकता है। उसका कुछ नाम नहीं होता है, उसको परमिशन है। कोई कोई ब्रांच ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आउटसाइड बनाया है तो वो भी अकाउंट खोल सकता है। कोई एक्सपोर्टर अपने विदेश में अकाउंट खोल सकता है। ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में भी कोई अकाउंट बाहर खोल सकता है। और कोई स्टार्टअप है तो वो भी अपना अकाउंट बाहर में खोल सकता है। तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, बिजनेस के लिए गया, वोकेशन के लिए गया, या अनसर्टेन पीरियड के लिए गया, तो इसी 4 अकाउंट में से कोई अकाउंट होगा। और कोई इंडिया में है और उसके फॉरेन करेंसी जैसे एक्सपोर्ट कर रहा है या डायमंड के रिलेटेड कुछ कर रहा है, तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के पास ये चारों अकाउंट, अगर वो फॉरेन करेंसी में खेल रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसके पास में ये चारों अकाउंट में से कोई अकाउंट होगा। और ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसके पास एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट और एसएनआर अकाउंट होगा। अब इस सारे अकाउंट को हम अगले जो मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।